हेलो दोस्तों। तो आज की एफएसटी जो आप लोगों ने आज दिया है उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। इस पार्टिकुलर पार्ट में हम लोग फिजिकल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रॉब्लम था दैट इज प्रॉब्लम नंबर 49 एंड दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन चैप्टर। और ये जो टॉपिक है दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वेश्चन पढ़ेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज गिवन एज 30 mmHg and the mole fraction of water is also given as 0.9. The vapor pressure of the solution will be। तो आपको पता है कि जब भी किसी सॉल्वेंट में हम नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट डालते हैं तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूट हमने डाला उसके सरफेस पे आ जाता है और जो जितने ड्रॉपलेट्स है, ये जितने वेपर ऑफ सॉल्वेंट बाहर निकलने वाले थे वो उतने नहीं निकलेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोअर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एंड दिस इज फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग। तो व्हाट इज दिस? दिस इज पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी। ओके, सो पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी, दैट इज the relative lowering of vapor pressure. This is equal to the mole fraction. X is mole fraction. So mole fraction is given as 0.9. P naught is given as 30. So let us write 30 minus P divided by 30. Okay. So this is given as 0.9. इसको सॉल्व करते हैं। So you will be getting ये 30 यहाँ पे आ गया। So this is 30 minus 0.9 into 30. Okay, so this is equal to P. Correct. So this is P. Now what is, you will be having like this 30 minus 0.9, so minus 27. So this is P. So this is the pressure क्या हुआ, कम हुआ। अब पूछ रहा है कि what is the vapor pressure of the solution? So what is the vapor pressure of the solution? कितना कम हो गया? this much कम हो गया। तो vapor pressure is equal to P dash is equal to 30 जो इनिशियल था और कम हो गया that is 3, so 27. okay, so 27. so this is what वो आपसे पूछ रहा है कि हमारा जो अब वेपर प्रेशर है वो क्या है, वो है 27 mmHg। ओके, बड़ा ही सिंपल सवाल था। ओके, नाउ बढ़ते हैं अगले जो हमारा अगला प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 50। ओके, सो प्रॉब्लम 50 वी आर सॉल्विंग। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल ऑफ बेरिलियम +3। सो एन शेल, तो कहां से शुरू करते हैं? K, then L, then M and then N। तो n सेल में इलेक्ट्रॉन है। अब k की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू 1 2 3 एंड 4। सो 1 2 3 4 और बेरिलियम है तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम? सो बेरिलियम होता है Be+3 की बात कर रहे हैं ये लोग। सो Be+3 विल बी 4। करेक्ट, 4 इज एटॉमिक नंबर। नाउ व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज गिवन इज इक्वल टू -13.6 into what? Ez square divided by n square electron volt। ये एक फॉर्मूला है। एनर्जी निकाल, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी यही निकालते हैं। तो निकालिए, E is equal to -13.6 into Ez। सो ये एटॉमिक नंबर इज 4, सो 16 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है? 1 2 3, n शेल में है दैट्स व्हाई हम 4 ले रहे हैं। तो दिस विल बी 16, so you will be getting again 13.6 electron volt and this has to be minus, so minus 13.6 electron volt। now what is potential energy? PE, potential energy equal to 2 into total energy, correct? 2 into total energy, so potential energy you will be getting as minus 13.6 into 2, so this is coming to be I think 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन, सो अगेन दिस इज फ्रॉम काइनेटिक्स।
वेरी बेसिक वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो काइनेटिक्स से प्रॉब्लम है कि आपके पास ए से बी एंड सी बन रहा है एंड रेट कांस्टेंट इज गिवन एज 0.001 मोल पर सेकेंड। सो वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 51। ओके, हम लोग 51 सॉल्व कर रहे हैं। और याद रखिए जब भी आपको रेट कांस्टेंट गिवन हो वो इनडायरेक्टली आपको क्या गिवन होता है, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन गिवन होता है। ठीक है, सो दिस इज मोल पर सेकेंड यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पर सेकेंड, सो दिस इज जीरोथ ऑर्डर। अगर आपका सिंपल पर सेकेंड गिवन है दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपका क्या गिवन है पर मोल पर सेकेंड गिवन है दैट इज द सेकेंड ऑर्डर एंड सो ऑन। तो आपको अगर रेट कांस्टेंट गिवन है तो दैट इज द रिएक्शन का ऑर्डर गिवन है। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सो कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा KT। ठीक है, व्हाट इज दिस K इज द दिस K इज द रेट कांस्टेंट। नाउ अगर आप बात करते हैं पूछ के रहो, इफ वी स्टार्ट विथ 1 molar of A then concentration of A and B after 10 minutes, so let us concentration at T C of 10 यानी कि 10 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल वाज 1 माइनस K की वैल्यू क्या है 10 to the power -3 इनटू टाइम क्या है, दिस इज गिवन इन सेकंड, सो यू हैव टू पुट हियर सेकंड। सो 10 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 600 सेकंड। ओके, सो दिस इज कमिंग टू बी 1 माइनस 0.6, सो दिस इज कमिंग टू 0.4 मोलर। तो ए का जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.4 मोलर हो जाएगा। अगर आप बात कर रहे हो किसकी कि बताइए बी, दिस वाज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर ए। नाउ बी की बात करेंगे तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा, सो सी ऑफ सी एनी टाइम टी पे क्या हो जाएगा K इंटू टी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। सो ये क्या हो गया अगेन 10 to the power -3 इंटू 600, सो दिस इज कमिंग टू बी 0.6 मोलर। ओके, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ गया आपका, ए का कॉन्सेंट्रेशन इज दिस वन एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। फाइन, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपका जो अगला प्रॉब्लम है दिस इज 53 अगेन। बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है ये, बस ऑब्जर्वेशन से ही बन जाएगा, इसमें कैलकुलेशन चाहिए भी नहीं, बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है। आपको क्या करना होता है कि इनसे ये पूछा रेट की बात कर रहा, करेक्ट, तो रेट की बात कर रहा तो आपको क्या करना है, किसी ऐसे दो कॉन्सेंट्रेशन को देखिए जो बराबर के हो। तो अगर मैं ए की बात करता हूं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3 दे हैव द कॉन्सेंट्रेशन फॉर ए इज 0.024। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखते हैं, दिस इज 53 वी आर सॉल्विंग। ओके, सो ए का कॉन्सेंट्रेशन इज एंड दिस इज बी का कॉन्सेंट्रेशन, तो हम क्या करें सीधे लिखे 0.024, दिस इज 0.024 करेक्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज 0.070 एंड दिस इज 0.035, तो डबल हो गया। ठीक है, ये देखिए डबल हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन ए का डबल हो गया। एंड व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज 0.8 हियर एंड 0.1 हियर। तो रिएक्शन क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है 3 टाइम्स हो गया। तो जब आपका क्या दिख रहा है कि दिस इज कमिंग टू बी 2 अगर है तो रिएक्शन क्या हो गया, रेट जो आपका हो गया रेट क्या हो गया रिएक्शन का 3 टाइम्स हो गया। तो सीधी बात है कि अगर आप बात कर रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन, सो दिस इज कमिंग टू बी के ए पे कांस्टेंट बी कॉन्सेंट्रेशन, सो लेट अस एक्स लिटिल वाई। आप क्या देख रहे हो कि जब आपका रेट 8 टाइम्स हो गया, करेक्ट, दिस इज 8 टाइम्स हो गया, करेक्ट, 8 टाइम्स हो गया। तो जब ये 8 टाइम्स हो गया तो क्या हो जा रहा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदल रहा है। ठीक है, यानी कि रेट जब 8 टाइम्स हो गया तो आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदल रहा है, यानी कि रेट तो ए पे क्या कर निर्भर कर ही नहीं रहा है, यानी रेट किस पे निर्भर कर रहा है, बी पे कर रहा है। यानी आपको ये पता करना है कि ये कितना होगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या पता चली कि हमारा ये डबल हो जा रहा है तो रेट क्या हो रहा है 8 टाइम्स हो जा रहा है, यानी बी जब डबल हो जा रहा है तो वो 8 टाइम्स हो, यानी कि अगर ये 2 to the power y है तो ये क्या हो गया 8 हो गया। सो व्हाट इज दिस y, सो y इज कमिंग टू बी 3, यानी कि 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, करेक्ट, यही तो हो जा रहा है। तो जब आपका बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जा रहा है तो रेट क्या हो जा रहा है 8 टाइम्स हो रहा है। आप दूसरे अगर 1 और 4 की बात करो सेम चीज हो रही है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से निकाल सकते हो 2 to the power y is equal to 8, so y is equal to 3, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 0, या आप ए आपके इसके एक्सप्रेशन में आएगा भी नहीं, सो के इंटू बी टू द पावर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम 58 की बात करो, क्या है 58 में आपके पास गिवन है pH इज गिवन एज 6.9, ओके, और क्या गिवन है, Kw इज गिवन, Kw इज गिवन 10 टू द पावर -12 गिवन है। तो Kw जब भी गिवन होता है तो हमें न्यूट्रल पॉइंट पता चलता है, ठीक है, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट कैसे पता चलेगा, Kw गिवन है, सो Ka इज इक्वल टू Kb हमें पता चल सकता है, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, सो दिस कम्स टू बी 10 टू द पावर -6, ठीक है, 12 का आधा ही 10 टू -6 8 होता है, 10 टू द पावर -14 होता है, तो 10 टू पावर -7 लिखते हैं, pH निकालते हैं तो 7 निकल के आता है। सो व्हाट इज द न्यूट्रल पॉइंट का pH, सो न्यूट्रल पॉइंट का pH इज कमिंग टू बी 6, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट, तो न्यूट्रल पॉइंट का जो pH निकल के आ रहा है 6 निकल के आ रहा है। अब यहां से ही देख लीजिए ना, जो बंदा 6 के ऊपर होगा वो बेसिक होगा, जो बंदा 6 के नीचे होगा वो एसिडिक होगा, एंड दिस इज 6.9 मोर देन 6, यानी कि ये क्या होगा, अल्कलाइन या बेसिक नेचर का आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ओके। तो हमेशा याद रखिए कि आपको उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, तब जाके देखना है। इफ यू सी एट नॉर्मल टेम्परेचर पे दिस इज लेस देन 7, करेक्ट, ये एसिडिक होना चाहिए था, पर इफ यू सी दिस इज नॉट एट द नॉर्मल टेम्परेचर, दिस इज गिवन एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, तो इस बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला क्या है, द चार्ज, सो आर्सेनिक सल्फाइड जो है, दिस इज सिंपल नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम। आपको क्या पता होना है कि आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है वो क्या होगा, उस पर जो चार्ज आता है वो H2 नेगेटिव कारण आता है, ठीक है, जो ये जो सॉल्ट है उस पर चार्ज आता है वो H2 नेगेटिव के कारण आता है। तो द चार्ज ऑफ AS2S3 द आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट इज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड ऑफ H2 नेगेटिव, ठीक है, सो H2 के कारण इस पे चार्ज आता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 60 वेरी बेसिक प्रॉब्लम। KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में होता है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में होता है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कैसे काम करता है KMnO4, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 60 वी आर सॉल्विंग, ओके, सो KMnO4 लेट अस राइट MnO4 माइनस, ओके, सो ये क्या करेगा, ये Mn+2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ओके, सो दिस इज इन एसिडिक मीडियम, तो इन्होंने बोला भी है कि सारे के सारे एसिडिक मीडियम है। सो दिस इज 1/2, लेट अस पुट द अनदर हाफ, दिस इज द 1/2, अनदर हाफ कैन बी लेट अस फेरस सल्फेट, सो Fe अपने +2 स्टेट में है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने Fe कौन से स्टेट में चला जाएगा, दिस इज द Fe+3 वाले स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके +3 वाले स्टेट में चला जाएगा, ओके, दिस इज नॉट 5 इलेक्ट्रॉन, आई थिंक हियर वी आर एडिंग +5 इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ अगला इसमें पूछ रहा है कि कितने मोल्स ऑफ FeSO4 ऑक्सीडाइज किए जाएंगे, तो यहां से देखो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको आप इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन गया तो 5 इलेक्ट्रॉन आया, तो हाँ करेक्ट, 5 मोल्स ऑफ FeSO4 कैन बी ऑक्सीडाइज, सो हमारा क्या है, 5 मोल ऑफ Fe+2 Fe+3 में चेंज हो सकता है यूजिंग 1 मोल ऑफ Mn4 नेगेटिव, ठीक है, ओके। नाउ अगला क्या है, अगला है FeC2O4, सो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आएगा, दिस इज Fe+2 भी है एंड C2O4-2 भी है, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe+3 में, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में, 2 मोल है तो लिख देते हैं 2। अब आप देख लीजिए, दिस इज +2 एंड दिस इज आई थिंक +3 से +4 में जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बंदा कितने इलेक्ट्रॉन लिया, ये बंदा -2 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना
-1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ये बंदा 5 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पर इसको 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहिए। तो 1 मोल की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 5/3 हो जाएंगे, ठीक है। 1 मोल की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5/3 मोल ऑफ सीट। ये जो क्या होगा आपको ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज इट? H2C2O4। तो यहाँ पे क्या आपका सिंपल C2O4-2 है, तो ये किस में चला जाएगा? CO2 में चला जाएगा। और कितने हो गए? ये गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक देता है 5 और इनको मात्र चाहिए 2, तो इसको इंटू कीजिए, 5 इंटू 2 कीजिए, करेक्ट। या अगर आप एक ही मोल की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 5/2 मोल हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2.5 मोल्स ऑफ H2C2O4 क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। सो दिस इज वेरी बेसिक प्रॉब्लम। मोल कॉन्सेप्ट में या रेडॉक्स रिएक्शन में आपने इसके बारे में बहुत ही मतलब इसके गुड रहस्य के बारे में जाना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो। ओके, नाउ अगला जो प्रॉब्लम है हमारा, दैट इज 66। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट द कैथोड? सिंपल सी बात है, कैथोड रिएक्शन की बात कर रहे हो तो ऐसे रिएक्शन को सर्च कीजिए जहां पे रिडक्शन हो रहा हो, ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन हो रहा हो। पहला रिएक्शन क्या है? PbSO4 Pb+2 +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो +2, पहला ही रिएक्शन हमें दिख गया कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। तो पहला रिएक्शन तो होना ही चाहिए। आगे देख लें, आगे हमने देखा Pb+2 से Pb+2 बना, नो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, तो इसकी बात करेंगे ही नहीं। तीसरा क्या है? इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और चौथा क्या है? चौथा में क्या हो रहा है? फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहले ऑप्शन में ही क्या हो जा रहा है? रिडक्शन ऑफ Pb हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 67। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन क्या है? यूनिट ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इज जूल पर केल्विन। रॉन्ग। मोलार एंट्रोपी का जो यूनिट होता है दैट इज जूल पर केल्विन मोल होता है, ठीक है। क्या होता है? जूल पर केल्विन मोल होता है। दिस इज द मोलार एंट्रोपी का फॉर्मूला, फाइन। देन मोलार एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज नेगेटिव। दिस इज अगेन रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि मोलार एंट्रोपी ऑफ वाटर वो कितना, सॉरी, मोलार एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन वो क्या होता है? अराउंड 110 डिग्री, कितना, सॉरी 110 जूल, किलो जूल, आई थिंक किलो जूल, करेक्ट, किलो जूल पर केल्विन मोल। एंड दिस इज कमिंग दैट 373 केल्विन पे इस वैल्यू की बात करते हैं। तो ये जो वैल्यूज है ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सो दिस इज अगेन रॉन्ग। इन फ्री एक्सपेंशन वर्क डन इज 0, करेक्ट। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? वॉल्यूम तो चेंज करता है, बट पी एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है एट एवरी पॉइंट। इसके कारण क्या है कि आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस 0। रॉन्ग। सारे सब्सटेंस जिनके, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, जैसे भी सिस्टम है, ऐसे सिस्टम का जो एंट्रोपी क्या होता है? वो 0 नहीं होता है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि एंट्रोपी चेंज 0 होता है एट एब्सोल्यूट 0, फाइन, बट सबका एंट्रोपी 0 नहीं होता। सो आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। सो ए, बी एंड डी आर रॉन्ग, ओनली सी इज द करेक्ट वन। ओके, फाइन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 71 अगेन फ्रॉम सॉलिड स्टेट। इन्होंने बोला कि हमारे पास NaCl स्ट्रक्चर है, NaCl यूनिट सेल है। सो आपको पता है कि NaCl यूनिट सेल सोडियम एंड क्लोराइड दोनों अपने अपने FCC स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसको मर्ज किया जाता है। तो जब आप मर्ज करते हो तो एक एज पे क्या आ जाएगा? एक एज की बात करते हैं, बस एक एज पे बात करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे लेट अस अज्यूम सोडियम है, यहाँ पे आपका क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे आपका सोडियम आ जाएगा, करेक्ट। दिस इज द वन एज। सो लेट अस अज्यूम दिस इज ए लेंथ का एज है। सो R प्लस R माइनस एंड दिस इज R प्लस। सो 2 into R प्लस एंड R माइनस इज इक्वल टू A, एज लेंथ के बराबर हो जाएगा। सो व्हाट इज R प्लस एंड R माइनस? सो R प्लस एंड R माइनस इज इक्वल टू A by
2। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक सिंपल कि आपको पता होना चाहिए कि NaCl के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सोडियम एक अलग FCC स्ट्रक्चर बनाता है, क्लोरीन अलग FCC स्ट्रक्चर बनाता है और दोनों सबमर्ज हो जाते हैं। तो आपको क्या दिखता है कि हर एज पे क्या हो जा रहा है कि आपको सोडियम की बात करोगे, सोडियम के बात करेंगे, सोडियम के हर एज के बीच में आपको क्लोरीन दिखेगा। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, द ब्राउनियन मोशन। तो जब भी आपको ब्राउनियन मोशन की बात कर रहे हो तो क्या होता है, 2-3 चीजें की बातों का ध्यान रखना होता है कि आपका जो मोशन है वो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स के कारण होता है। रिपल्सिव फोर्स कैसा, डिस्पर्शन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिगजैग मोशन होता रहता है। ठीक है, सिंस जो फोर्स है इम्बैलेंस होता है तो वो मोशन क्या है, जिगजैग मोशन है। तो बात ये हमेशा याद रखना, रिपल्सिव फोर्स है वो डिस्पर्शन मीडियम में और कोलाइडल के बीच ऐसा चल रहा है। आप ऑप्शन पढ़ेंगे, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, रॉन्ग, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। ऑप्शन बी क्या है, अट्रैक्शन। भाई अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा तो क्या करेंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या डिस्पर्शन मीडियम में अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या मोशन होना ही नहीं है। जिगजैग मोशन जाने की जगह वो एक जगह एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पर ऐसी चीजें नहीं होती, तो आपका ऑप्शन 2 भी रॉन्ग है। ऑप्शन 3 इज इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, करेक्ट, ये आपका सही ऑप्शन। ओके फाइन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज डेंसिटी ऑफ 2 गैसेस। डेंसिटी गिवन है, so we are solving question number 74. What we know, R1 by R2 is equal to under root of D2 by D1. Okay, the ratio of their rate of diffusion, so R1 by R2 क्या हो जाएगा, D2 by D1 हो जाएगा, and we have been given D1 by D2. So D1 by D2 is given as 1:16. So D2 by D1 is equal to 16:4. So this is the 16:1, सॉरी 16:1। अब इसको सॉल्व कीजिए, सो अगर रूट से बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 4/1, यानी कि 4:1 का रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों के रेट में हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहे हैं लोग। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, पर मोल गिवन है, 1 मोल का गिवन है। सो CH4 की बात करें तो इन्होंने क्या दिया है, दिस एनर्जी इज गिवन 360। ओके, 360 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल की बात कर रहा है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन की बात कर रहा है तो कितने बॉन्ड है इसमें, 4 बॉन्ड है, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज दिस वन। तो 1 कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैन बी टेकन एज 360/4, सो दैट इज 90 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 बॉन्ड अगर कार्बन हाइड्रोजन का टूटता है तो इतनी एनर्जी आपको दिखेगी। फाइन। प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, तो आपको क्या है, C2H6 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन this is the hydrogen, this is the hydrogen. So how many carbon hydrogen bond we have, 1 2 3 4 5 6 and 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इसको सारे 6 को जोड़ के प्लस कार्बन कार्बन को जोड़िएगा, तब जाके आपको टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 मोल की मिलेगी। किसकी, आपके इथेन की। तो आप सबकी एनर्जी जोड़िए, इन 6 को जोड़िए, लेटर A and B। तो लेटर 6A plus B is given as this is 620, sorry this is calorie, correct, 620 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, A की वैल्यू यहां से पता चलेगी, कार्बन हाइड्रोजन इज A की वैल्यू, सो B इज इक्वल टू, यानी कि कार्बन कार्बन का बात कर रहे हैं, दिस इज B। सो क्या हो जाएगा, 620 माइनस कितना, 90 इंटू 6, so this is coming 620 minus this is 540, so this is coming to be 80 किलो कैलोरी। ठीक है, 80 किलो कैलोरी इसका आंसर आ। ओके, सो अगेन मूविंग टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 80। प्रॉब्लम क्या है, 80 है। इसमें सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम है, आपको E0 वैल्यू पता करनी है और फिर E सेल पता करना है।
So this is problem 80. So ये आपका इसकी बात कर रहे हो, E नॉट इज गिवन एज E नॉट CD प्लस 2 CD गिवन एज 0.4 माइनस था. So this is minus 0.4. Similarly E नॉट. सो याद रखिए दिस इज AL, ये रिडक्शन हाफ का दे दिया है, सॉरी ऑक्सीडेशन E नॉट वैल्यू गिवन है, आपको हमेशा रिडक्शन लिखना चाहिए, तो उसको हम रिडक्शन ही लिख लेते हैं जल्दी से. यहाँ पे AL प्लस 3 टू AL, दिस इज द रिडक्शन 1, एंड हम इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे. सो दिस इज माइनस ऑफ 1.66. सो E नॉट वैल्यू क्या हो जाएगी, E नॉट है कैथोड माइनस एनोड. सो दिस इज माइनस 4 माइनस 1.66. सो दिस इज कमिंग टू बी 1.26 वोल्ट. ओके, सो दिस इज E नॉट वैल्यू मिल गई. व्हाट इज E सेल और EMF की बात करें, सो E नॉट माइनस क्या हो गया 0.059 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड लॉग ऑफ K. रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, अगर आप रिएक्शन लिखते हैं सो इट्स कमिंग टू बी लाइक दिस. कैडमियम प्लस 2 प्लस एल्यूमिनियम is giving you Al plus 3 plus CD. ओके, सो रिएक्शन बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हो जाएगा, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो जा रहे हैं, n is equal to 6. n is equal to 6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ प्लस 3 है, तो सिंपल सी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको 3 से कीजिए तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा. ओके, तो अब आप देखो ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 3. अब देखो तो सारे रिएक्शन बैलेंस है. सो n is equal to 6. नाउ अब E की बात करेंगे, सो दिस इज 1.26 माइनस 0.06 बाई 6 का 0.06 मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 0.59 को 0.06 लिख दिया. लॉग ऑफ K. अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या गिवन है, Al प्लस 3 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.5 डिवाइड बाई इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.02. सो 5/20 या 50/2 कर सकते हैं या log 25 कर सकते हैं. log 25 की वैल्यू अराउंड कितनी आएगी, 0.35 के आसपास आएगी. ठीक है, सो 1.26 माइनस 0.03, let us write 3 here. So 35 I am writing here. So this is coming to be ये तो 1 से कैंसिल हो जा रहा है. This is coming to 1.22 और 1.225. So search for this type of answer. आपको क्या करना था, यहाँ से कैलकुलेशन भी अगर आप नहीं करते तो हो जाता. कैसे, अब देख रहे हो कुछ ना कुछ वैल्यूज क्या कर रहे हो 1.26 के कम कर रहे हो. ओके, तो ऑप्शन में देखो तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 1.26 से कम है, तो यहाँ भी आप आराम से कर सकते थे, कोई बात नहीं थी. अब पूछा वेपर डेंसिटी. व्हाट इज वेपर डेंसिटी, सिंपल फॉर्मूला है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज मॉलिक्यूलर मास बाय 2. सो 82 वेपर डेंसिटी Vd is given as m by 2 molecular mass by 2, and what it is, molecular mass is given as 22. okay, so sorry, vapor density is given as 22. This is equal to m by 2. So m is equal to 22 into 2. So this is coming to 44. Okay, 44. Okay, now coming to next problem. So our next problem is problem number 90. Okay, problem 90 क्या है आपका, KClO3 को आप हीट कर रहे हो. तो KClO3 को जब हीट करोगे तो क्या बनेगा, KCl प्लस 3/2O2. करेक्ट, ये आपका बैलेंस रिएक्शन है. पूछ रहा है कि 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट NTP. सो 11.2 एट NTP की बात कर रहा है, डिवाइड बाय 22.4, दिस इज इक्वल टू 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, दिस इज 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल रहा है. अब पूछा है कि कितने मोल्स ऑफ KClO3 होंगे. सो 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मिलता है 1 मोल ऑफ KClO3 से, तो
तो एक मिलेंगे कितने 2/3 से, तो 1/2 मिलेंगे कितने से 2/3 into 1/2, सो 1/3 मोल्स ऑफ KClO3 से आपके क्या मिल जाएंगे, इतने 0.5 मोल ऑफ O2 आपको मिल जाए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू FST 14 का सॉल्यूशन, है ना। FST होपफुली आपका पेपर अच्छा हुआ होगा एंड आप मेहनत भी कर रहे होंगे, और ज़रूरी है मेहनत करते रहना, क्योंकि रिजल्ट उसी पे डिपेंड करेगा आपका, ठीक है ना। आपका मेडिकल कॉलेज उसी पे डिपेंड करेगा एंड आपका मेहनत ही आप जितनी मेहनत करोगे उसी उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि जितना मेहनत कर सकते हैं, जितनी शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो उतनी शिद्दत से आप पढ़ाई करिए, ताकि आपका सिलेक्शन में कोई और आपको हमेशा आपको अच्छा कॉलेज मिले, है ना। ठीक है, शुरुआत करते हैं FST 14, ये कम विद FST 14 का सॉल्यूशन, ठीक है। FST 14 में इनऑर्गेनिक का पार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है ना, एंड बाकी ऑर्गेनिक का पार्ट और फिजिकल पार्ट टेक्स्ट होगा। तो इनऑर्गेनिक पार्ट में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अगेन रेगुलरली पहला क्वेश्चन हमेशा इनऑर्गेनिक का आ रहा है, तो आप ध्यान से देखिए कि इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये चीज ध्यान रखिएगा कि इनऑर्गेनिक से जब क्वेश्चन बनेगा तो आसान क्वेश्चन बनेगा। तो आप जितनी आसान, मतलब आप थोड़ी जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो उसका रिजल्टेंट आपको मिलेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब है। तो अगर आप मेहनत अच्छी से करेंगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे और ये क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से, और थोड़ा सा ट्विस्टिंग होती है इनऑर्गेनिक क्वेश्चन में, तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बाकी तो आसान पेपर होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। H2O2 का ट्रू स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। H2O2 किसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ट्रू स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब H2O2 की मैंने आपको दो स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं, एक पढ़ाया है मैंने किंगजेट स्ट्रक्चर, राइट। आपको पढ़ाया है किंगजेट स्ट्रक्चर। किंगजेट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, दिस इज किंगजेट स्ट्रक्चर, दिस इज किंगजेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये मैंने आपको किंगजेट स्ट्रक्चर पढ़ाया, ठीक है। बट दिस इज नॉट द ट्रू स्ट्रक्चर। एक्चुअल ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 कौन सा होता है? एक्चुअल ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज बुक लाइक स्ट्रक्चर। बुक लाइक स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, दिस विल बी actual structure of H2O2, this will be actual structure of H2O2, book like structure बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, दिस बॉन्ड एंगल is approximately near 94 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 94 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 94 डिग्री एंड 5 मिनट्स के आसपास होता है, ठीक है। 50 मिनट्स के आसपास होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास है। तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, दिस कॉल्ड किंगजेट स्ट्रक्चर, दिस इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 क्या है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, और इसी तरह से वो बनता है। तो एंगल आपको बस उसी के हिसाब से देखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 था जहां पर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर दे रखा विद एन एंगल ऑफ 94, आपको वही आंसर मार्क करना था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। सेंट्रल मेटल के पास ऑक्टेट कंप्लीट है। आपके पास ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको BeCl2 का डायमर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है BeCl2 का डायमर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है आपको BeH2 का डायमर, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है आपको BeH2 का सॉलिड, फोर्थ ऑप्शन में रखा आपको BeCl2 का सॉलिड, ठीक है। आपको ये ऑप्शन दे रखे और आपसे पूछा गया कौन से वाले में आपको ऑक्टेट कंप्लीट होगा, है ना। कौन से वाले में आपको ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो इनका स्ट्रक्चर एक बार बना के देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे फिर बताएंगे कि कौन किसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो BeCl2 का डायमर का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, BeCl2 का डायमर कुछ इस तरह से होता है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड आपके बोला BeH2 का डायमर, BeH2 का डायमर भी इसी तरह से होगा, is the dimer of BeH2। then आपको सर BeH2 solid, BeH2 solid बोला गया है। अगर BeH2 solid की बात करें तो BeH2 solid का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अब इसमें डायमर नहीं बनता, इसमें पॉलीमर बनता है। क्या बनता है, पॉलीमर। तो पॉलीमराइजेशन कैसा हो जाएगा, BeH2 का solid बना के देखते हैं हम। BeH2 का solid बनेगा कुछ इस तरह से,
H H B E, इधर H, इधर H, इधर भी H, इधर भी H, और ये कंटिन्यू होता जाएगा ना, आगे कंटिन्यू होता जाएगा और वो भी आगे कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है BeCl2 का सॉलिड। तो BeCl2 का सॉलिड का स्ट्रक्चर जिस तरह से, और ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा, कोई ये आगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो इस बेरिलियम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड बनाए हैं। 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगेन इस बेरिलियम में कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड बनाए हैं। अगेन अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस बॉन्ड ने कितने बनाए हैं? BH2। अब ध्यान से देखिए, इसने 4 बनाए हैं, लेकिन ध्यान समझिएगा कि ये जो बॉन्ड है, ये जो दोनों बॉन्ड हैं, ये ना फ्लक्चुएट करते हैं। दीज आर नॉट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो ये H बना, ये Cl बना रहा है, इसमें क्या होता है कि इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है। तो दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसका ऑक्टेट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड पर है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर होगा? इस साइड पर होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन स्विच करते रहते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन होता है। जो फ्लक्चुएशन होता है, व्हिच मींस कि कभी भी बेरिलियम के पास पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब आती है बात BeCl2 की, या BeCl2 के सॉलिड की। जब BeCl2 के सॉलिड की हम बात करते हैं बेटा, तो BeCl2 के सॉलिड में अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमेशा क्लोरीन लगा हुआ है, 4 क्लोरीन लगे हुए और 2 क्लोरीन के तरह डोनेट करे। तो क्योंकि क्लोरीन के पास डोनेट करने की एबिलिटी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से क्या होता है, इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन था BeCl2 का सॉलिड, है ना। ऑप्शन था आपके पास BeCl2 का सॉलिड। तो BeCl2 के सॉलिड में आपका क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, बाकी किसी भी ऑक्टेट में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये होगी क्वेश्चन नंबर 55। 55 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है? ZSO4 NH3 होल 6 Cl, ठीक है। एंड आपसे पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Z क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ Z क्या है, आपसे ये पूछा गया है। और दूसरा डेंसिटी ऑफ सल्फेट पूछा गया है। डेंसिटी ऑफ क्या पूछा गया है? सल्फेट। आपको दोनों ही चीजें बतानी है, ठीक है ना। डेंसिटी का मतलब क्या है कि कितने डोनर से एटम्स हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि कितने इसके पास कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब सल्फेट की खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए। वो खास बात क्या है कि सल्फेट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। सल्फेट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। ये कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेट लिगेंड। मतलब ये मोनोडेंटेट भी है और बाइडेंटेट भी है ना, ठीक है। तो डेंसिटी, फ्लेक्सिबल डेंसिटी इसके पास। कैसी डेंसिटी है? फ्लेक्सिबल डेंसिटी है ना। तो मोनोडेंटेट भी है और बाइडेंटेट भी है, ठीक है। अब अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो Z पे कितने एटम्स लगे हैं? ये कितना था? ये था 4। तो Z पे कितने हैं? 4 तो अमोनिया हो गए और 2 इन्होंने बाइंड कर, व्हिच मींस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Z कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Z कितना हो जाएगा? 6। कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ Z कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड भी है और इसमें 4 है। तो बाइडेंटेट लिगेंड में दो डोनर साइड्स, इसके 4 डोनर साइड, टोटल कितने हो गए? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। अब डेंसिटी पूछिए तो क्या है? बाइडेंटेट है, तो बाइडेंटेट है व्हिच मींस डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। डेंसिटी विल बी इक्वल टू 2। तो बस बेसिकली आपको ये बताना था कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Z क्या है और डेंसिटी बताना था। कोऑर्डिनेशन ऑफ Z इज 6 एंड डेंसिटी इज 2। डेंसिटी ऑफ सल्फेट इज 2, ठीक है। बस यही चीज आपको बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 64 में गलती भी है वो अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए तो आपके पास क्या है, एक x एलिमेंट है जिसके पास n इलेक्ट्रॉन्स बोले हुए उसने, और एक y एलिमेंट है जिसके पास उसने 14 माइनस n इलेक्ट्रॉन्स बोले हुए। ये अनपेयर्ड, उसने बोला है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां के लिए तो अनपेयर्ड ठीक है, यहां के लिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, लेकिन 14 माइनस n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गलत हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं यहां पर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पर आप ये बोल सकते हो कि दिस इज n इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14 माइनस n इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो अनपेयर्ड ना लिख के और टर्म को हटा दीजिएगा। अनपेयर्ड नहीं होकर हम सिर्फ मानेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 माइनस n इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दो चीजें मानेंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहां पर कितने हो जाएंगे बेटा, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या बोला गया है, ठीक है, तो अब आपसे बोला गया कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। इसमें कितने हैं, इसमें n इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 14 माइनस n इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, अब आपसे बोला गया है कि बोथ शो सेम कलर। अब देखिए ध्यान से देखिए कि ये ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से आ रहा है। मतलब आप ध्यान से समझिएगा कि जब हम 5 एलिमेंट्स इधर जा रहा हूं और 5 एलिमेंट्स नीचे से आ रहा हूं, ठीक है, तो ये कहीं सेंटर पे आ रहा है। ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, कहीं पे बीच में आ रहा है। और हमने ये पढ़ा था कि कलर क्या करता है, टॉप टू बॉटम कलर पहले चेंज होता है, ठीक है, फिर बॉटम से वापस उसी कलर पे जाना देता है। तो अगर इनिशियल पॉइंट ए है तो आखिरी पॉइंट भी क्या होगा, ए होगा। कुछ इस तरह से वो कलर चेंज होता है ना। तो ये चीज याद रखना है कि टॉप पे अगर मान लीजिए कलर ग्रीन है तो लास्ट वाला कलर भी क्या होगा, ग्रीन। अब ग्रीन से वो येलो आएगा, पिंक आएगा, जो भी आएगा, बीच में चेंजेस होंगे, सेंटर पे आएगा, फिर वापस उसी कलर के थ्रू वापस जाएगा। इसके लिए रिफर टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपके पास कलर्स का दे रखा है, याद रखने की जरूरत नहीं कौन सा कलर किसका होता है। दैट इज व्हाई हमें ये चीज पता नहीं है कि क्या कलर है, लेकिन आपको कलर याद नहीं रखना, आपको ये चीज याद रखनी है कि ट्रेंड कैसा है, बस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ट्रेंड कैसा है, कलर चेंज होता है, एक पॉइंट पर आता है, फिर कलर चेंज होता है, लेकिन इनिशियल और फाइनल कलर ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो मतलब ट्रेंड क्या कर रहा है, हमने एक चीज बड़ी पहले डिक्रीज किया, सेंटर पे आया, फिर इंक्रीज किया, कुछ इस तरह से है ना, कुछ इस तरह से चीज है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसमें देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगेन मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, सिमिलर होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें और इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाता है, इसने पूछा a lanthanide has n unpaired electrons and another lanthanide has 14 minus n unpaired electrons। unpaired electrons ना मान के इलेक्ट्रॉन्स मानिए उसको, and it means generally उसमें क्या हो रहा है, lanthanides of same color, बिल्कुल सही बात है, lanthanides of same color। दूसरा बात, both show same magnetic behavior, बिल्कुल सही बात है, both show same magnetic behavior, दोनों magnetic behavior भी सेम दिखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 68, क्वेश्चन नंबर 68 है ना, क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे हम आपसे। क्वेश्चन नंबर 68 में है, 68 में बोला गया आपसे, 68 में बोला गया which of the following ionic species has highest proton affinity। कौन से स्पीशीज का हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी है, आपके पास है HS माइनस, आपके पास है NH2 माइनस, सेकेंड आपके पास है F माइनस, और आपके पास है I माइनस। आपके पास ये है और आपसे पूछा है किसके पास हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी है। अब ध्यान से समझिएगा, प्रोटॉन एफिनिटी मतलब एक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, अगर प्रोटॉन लेता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2S। अगर ये प्रोटॉन लेता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3। अगर ये प्रोटॉन लेता है तो इसमें कन्वर्ट होगा HF। अगर ये प्रोटॉन लेता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HI। ठीक है, इन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाला एसिडिक गैस है, दिस इज आल्सो एसिडिक एंड दिस इज आल्सो एसिडिक, ये तीनों क्या है, एसिड है। ठीक है, और अगर ये तीनों एसिड है तो इनकी H लिविंग एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर H लिविंग एबिलिटी ज्यादा होगी तो इनका कॉन्जुगेट बेसिस क्या होंगे,
वीक होंगे, कॉन्जुगेट बेसिस क्या होंगे, वीक होंगे। लेकिन ये एसिड नहीं है, दिस इज अ बेस, और वो भी लुईस बेस है। एसिड तो बिल्कुल ही नहीं है और बेस है, विच मींस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आसानी से लीव कर ही नहीं सकता, और अगर ये बेस एसिड नहीं है, H+ लीव नहीं कर रहा है, तो ये वाला फॉर्म, ये जो NH2 फॉर्म, NH2- फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ये अनस्टेबल होगा। क्योंकि ये बोलेगा भैया मैं इस फॉर्म में स्टेबल हूं, H+ छोड़ के मैं स्टेबल नहीं हो रहा हूं, तो मैं इस फॉर्म में नहीं जाना चाहता। लेकिन मान लीजिए आपने जबरदस्ती करके इसको NH2- फॉर्म में भेजा, अब NH2- क्या बोलेगा, मैं तो कॉन्जुगेट बेस हूं, अब ये भी बेस, ये भी बेस, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अब दिक्कत क्या है कि ये चीज क्या अनस्टेबल है, NH2- क्या है, अनस्टेबल, और अगर NH2- अनस्टेबल है, NH2- क्या है, अनस्टेबल, तो ये क्विकली बोलेगा भैया मेरे को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में भेज दो, क्योंकि मैं एसिड नहीं हूं, मैं H+ नहीं दे सकता। लेकिन बाकी सब H2S, HF, HI, ये सब के सब क्या है, एसिड है। तो क्या करते हैं, ये बोलते हैं इनकी टेंडेंसी होती है H+ रिलीज करने की और एसिडिक मीडियम बनाने की, ठीक है। तो ये सब क्योंकि एसिड है तो ये आसानी से लीव करेंगे, लेकिन ये क्योंकि बेस है तो ये H+ लीव कर नहीं सकता, इस वजह से इसकी हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी होगी, क्योंकि ये जल्दी बोलेगा मेरे को H+ दे दो, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। कैसा कॉन्जुगेट बेस है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और इसका एसिड क्या है, या इसका जो कंपाउंड, इनिशियल कंपाउंड है वो क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड इसको वैसे बेसिक बोलते हैं, बट इन सब में कंपेयर करने में सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा है, NH3, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा गया है फॉर विच रिडक्शन ओर शुड बी पार्शियली रोस्टेड, ठीक है। आपके लिए पार्शियली रोस्टेड करना है, ओर पार्शियली रोस्ट करना है वो। अब ध्यान से रखिए, ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है, पार्शियली रोस्टिंग, पार्शियल चीज कहां पर है, ध्यान रखिए, ध्यान से सोचिए। हमने क्या था कि हमारे पास एक था कॉपर सल्फाइड का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से किया था, और हमने बनाया था CuO प्लस SO2 बनाया था कि नहीं बनाया था, और हमने बोला था हम इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, बीच में रोक देंगे, मतलब पार्शियल रिएक्शन होगा। तो पार्शियल रोस्टिंग हुई, कंप्लीट रोस्टिंग नहीं हुई। तो पार्शियल रोस्टिंग कहां होती है, ऑटो रिडक्शन के लिए। ऑटो रिडक्शन का जब एक्सट्रैक्शन होता है, ऑटो सेल्फ रिडक्शन, हमने टर्म पढ़ा था ना सेल्फ रिडक्शन, हमने कौन कौन से रिडक्शन पढ़े, कार्बन रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और उसमें एक पढ़ा था सेल्फ रिडक्शन, जहां पर हमने कॉपर यूज किया था, जहां पर हमने लेड यूज किया था, जहां पर हमने मरकरी यूज किया था। ये तीन हमने यूज किए थे सेल्फ रिडक्शन में, है ना। और हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, जब ये रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन को मिडवे रोक दिया जाता है, क्योंकि मिडवे में क्या होता है, ये भी प्रेजेंट होगा और ये भी प्रेजेंट होगा, और उस समय क्या होता है, ये दोनों रिएक्ट करके आपस में रिएक्ट करके कॉपर प्लस SO2 गैस दे देते हैं, ठीक है। तो पार्शियल रोस्टिंग, दिस इज रोस्टिंग, पार्शियली हो रही है, तो किसमें होती है, सेल्फ रिडक्शन मेथड में। सेल्फ रिडक्शन मेथड में पार्शियल रोस्टिंग होती है। तो सेल्फ रिडक्शन बोले या ऑटो रिडक्शन बोले, उसने अलग टर्म यूज कर लिया हमारे साथ, ऑटो रिडक्शन, ठीक है, ऑटो रिडक्शन, ठीक है। उसने एक और टर्म यूज कर लिया, ऑटो रिडक्शन। तो दोनों टर्म सेम है, ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन, खुद का रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, दोनों टर्म्स ही सेम है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा, सेल्फ रिडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, नंबर 77, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 में आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके लिए खास बात याद रखिए बेटा, इसके लिए बहुत जरूरी खास बात याद रखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है, पहले इसे तो बना लीजिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होगी, ठीक है ना। तो पहले बना लो, तो आपको दे रखा है TI, ठीक है ना, TI थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब TI से TI प्लस, उसके बाद Ti2 प्लस, उसके बाद Ti3 प्लस, दिस इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। हमें इसके लिए वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट आपके पास V से V प्लस, V से V2 प्लस, और V2 प्लस से V3 प्लस, दिस इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी अगेन। नेक्स्ट ऐसे ही आपके पास Cr के लिए होगा, तो Cr2 प्लस से Cr3 प्लस, ठीक है। और ऐसा ही आपके पास Mn के लिए होगा, ठीक है, Mn2 प्लस से Mn3 प्लस। और आपसे पूछेगा आयनाइजेशन एनर्जी आपको बतानी है, ठीक है ना। अब आयनाइजेशन एनर्जी बताने के लिए आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो Ti की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ti2 प्लस किस में आता है, सेकंड में, तो ये जगह 3d2,
ये जाएगा 3d3, ये जाएगा 3d4, ये जाएगा 3d5। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो Mn का 3d5 है। अगर Mn का 3d5 है तो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn की हो गई, व्हिच मींस इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल किसमें से होगा? Mn से होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल किसमें से होगा? Mn से होगा। Mn से सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकला। अब बाकी सबको कैसे देखेंगे? बाकी सबका बहुत सिंपल है बेटा, साइज अक्रॉस द पीरियड क्या करता है? डिक्रीज करता है, व्हिच मींस Ti से Cr जाने में साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जिसका साइज छोटा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, जिसका साइज छोटा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, व्हिच मींस सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी Mn की। अब आप देखो कि Mn2 प्लस की है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद आपसे बोला गया कि अब कैसे देखोगे तो साइज इसका छोटा, तो सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका है? क्रोमियम का। उसके बाद किसका है? वेरेडियम का। उसके बाद किसका है? टाइटेनियम। दिस विल बी योर ट्रेंड। यहां पर मैग्नीज का सबसे ज्यादा और टाइटेनियम का सबसे कम होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 77 का याद रखना, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली किस बेसिस पे लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 79 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है मैग्नीशियम एलाइड इज डैश। आपसे पूछा गया मैग्नीशियम एलाइड, एलाइड क्या होता है? एलाइड क्या होता है? तो मैग्नीशियम एलाइड इज क्या होता है? मैग्नीशियम एलाइड आपको ये पता होना चाहिए। मैग्नीशियम एलाइड इज एक तो कार्बन का कंपाउंड है और होता क्या है? दिस इज मैग्नीशियम एलाइड, दिस इज मैग्नीशियम एलाइड, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम एलाइड क्या होता है? दिस इज मैग्नीशियम एलाइड, कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन बेस कंपाउंड है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम एलाइड हो गया। इसका ट्रीटमेंट वो बोल रहा है वाटर से करना है। इसका ट्रीटमेंट किससे करना है आपको? वाटर से। तो हाइड्रोलिसिस करना, और हाइड्रोलिसिस के बारे में बहुत सिंपल फंडा बताया आपके पास बेटा कि Mg है, कार्बन है, ठीक है, यही बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब लेकिन यहां पर आप ऐसे तो हाइड्रोलिसिस कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम पे चार्ज देते हैं। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है? मैग्नीशियम पे चार्ज होगा +2, है ना। दो मैग्नीशियम है तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? +4। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? +4, व्हिच मींस कार्बन पे चार्ज कितना होगा? -4। कार्बन पे चार्ज कितना होगा? -4। दिस इज C3-4, है ना, C3-4। और आपके पास क्या हो जाएगा? दो फॉर्म से टूट दिया, एक Mg2+ और एक Mg2+ और एक Mg और C3-4 में। अब वाटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप, एक होता है OH- और एक होता है H+, है ना, इन दो पार्ट्स में। तो H+ किसके पास जाएगा? जिसपे नेगेटिव है। OH- किसपे जाएगा? जिसपे पॉजिटिव है। तो यहां पर तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, दैट इज इररिलेवेंट टू अस, क्योंकि ये हमसे पूछा नहीं गया। हमसे पूछा गया कि कार्बन बेस कंपाउंड से क्या बनेगा। तो याद रखिए ये, अब इसको रखने के लिए हम कैसे कर देंगे? 4- को बैलेंस करने के लिए आपको 4 चाहिए, तो आप 4 लगा दो, C3H4। अब C3H4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखना जरूरी है। तो C3H4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। दिस इज C3H4। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम प्रोपाइन, इसको बोलते हैं हम प्रोपाइन, है ना। C3H4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दिस इज प्रोपाइन। तो आपको पूछा गया है कि मैग्नीशियम एलाइड क्या है? मैग्नीशियम एलाइड इज दिस, और क्या बनाता है? प्रोपाइन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोपाइन बनाता है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस बाय XeF4। XeF4 के हाइड्रोलिसिस में कौन नहीं बनता? अब XeF4 बेटा बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया था मैंने आपको। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, याद रखिएगा कंप्लीट पार्शियल नहीं है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो एक्सेस में लेंगे H2। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये सेंट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट पे, सेंट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट पे Xe दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक करता है Xe0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक करता है Xe+6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, Xe0 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड Xe+6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि ये सेंट्रल में है तो ये सेंट्रल वाला क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। तो क्या बनाएगा? Xe बनाएगा, ठीक है। साथ में बनाएगा XeO3 बनाएगा, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाएगा और +6 वाला बनाएगा, स्प्लिट करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और साथ में क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि XeF4 H2 के साथ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करने पे बनाता है Xe + XeO3 + O2, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 हो गया, 83 में बात करते हैं। 83 बात करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलिसिस। अब तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये किस लिए यूज होता है बेटा? ये किस लिए यूज होता है? NaCl, है ना। ब्राइन सॉल्यूशन तो NaCl है, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब एक्वस NaCl,
इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या बनता है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या बनता है, तो याद रखो बेटा कौन सा मेथड है, कास्टर केल्नर मेथड। कौन सा मेथड है, कास्टर केल्नर मेथड, है ना। प्रिपरेशन किसके लिए यूज होता है, NaOH की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना, NaOH की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। NaOH तो बनेगा इसमें, ठीक है। अब NaOH कहां बनता है, NaOH बनता है कैथोड पे, क्योंकि वो कैथोड, ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, मरकरी, तो वो मरकरी के साथ एक एमाल्गम बना लेता है, ठीक है। फिर एनोड पे, क्योंकि आपने क्या लिया है, ब्राइन सॉल्यूशन, तो Cl माइनस जाएगा और क्या देगा, Cl2, लेकिन हमें तो NaOH बनाना था, तो हम क्या करते हैं, एमाल्गम में पानी डाल देते हैं। एमाल्गम में क्या डालते हैं, पानी से रिएक्शन कराते हैं। जब पानी से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा NaOH प्लस H2 गैस, NaOH प्लस H2 गैस, which means इसमें Cl2 भी बनेगा, इसमें NaOH भी बनेगा, इसमें H2 भी बनेगा, लेकिन इसमें O2 नहीं बनेगा। इसमें ऑप्शन में दे रखा O2, O2 नहीं बनेगा। तो ऑप्शन पूछा है ब्राइन सॉल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस विल नॉट गिव, कौन सा कंपाउंड नहीं देगा, तो Cl2 देगा, NaOH देगा, H2 देगा, लेकिन O2 नहीं देगा, तो O2 नहीं मिलता है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला गया है, which of the following molecules is expected to be most ionic, कौन सा मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट आयनिक है। अब मोस्ट आयनिक होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक, आपके पास अगर मान लीजिए XY कंपाउंड है, तो जो एनायन है, जो कैटायन है आपके पास, वो मेटालिक होना चाहिए, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, एनायन है आपके पास, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसको आप पोलराइज नहीं कर पाओ, ठीक है। तो साइज उसका क्या होना चाहिए, स्मॉल, साइज शुड बी स्मॉल, ठीक है। ये दोनों चीज होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, विच इज मोस्ट आयनिक पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए, आपके पास है Fe3O4, ठीक है, ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये। सेकंड आपके पास है SnCl4, थर्ड ऑप्शन आपके पास है MnO, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है CO, फोर्थ ऑप्शन है CO। अब CO तो नॉन मेटल से बना है, तो नॉन मेटल वाला तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आपके पास मेटल वाले बचे, मेटल में इस पे चार्ज ऑलमोस्ट कितना है, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट x, 2 पॉइंट कुछ, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है ना, 2.66, 2.66 इस पे चार्ज है। इस पे चार्ज कितना है, +4 है ना, मेटल पे प्लस 2.66, इस पे मेटल पे चार्ज है +2, ठीक है। अब जिस पे मेटल पे चार्ज कम होगा उसकी पोलराइजिंग एबिलिटी कम होगी, और जिसकी पोलराइजिंग एबिलिटी कम होगी वो क्या करेगा, वो ज्यादा आयनिक होगा। सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, MnO4। कहां पढ़ा था हमने, फजान रूल, कहां पढ़ा था, याद रखिए। अगर आपसे कभी भी आयनिक कैरेक्टर या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए तो आपको फजान रूल फॉलो करना है। कौन सा रूल फॉलो करना है, फजान रूल। फजान रूल में हमने पढ़ा था कि जिसका कैटायन, मान लीजिए आपके पास कैटायन है, तो कैटायन का साइज स्मॉल, साइज बड़ा होना चाहिए और चार्ज छोटा होना चाहिए। जितना चार्ज छोटा उतना ज्यादा आयनिक। अगर उल्टा हो गया, साइज छोटा हो गया और चार्ज ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 86 की। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा गया कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस 4 आयंस। आपसे 4 आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, और 4 आयंस प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कंसिस्ट विद द ऑब्जर्वेशन इज, कौन सा स्ट्रक्चर होगा 4 आयंस के लिए। आगे से एक सिंपल ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर, सारे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है PtNH3 Cl4। सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है PtNH3 Cl4। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है PtNH3 Cl3। फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है PtNH3 Cl2। आपसे पूछेगा इसमें से 4 आयंस किसमें निकलेंगे, तो सिंपल है, 4 आयंस किसमें निकलेंगे, 3 क्लोराइड है, 1 कैटायन है ना, 3 क्लोराइड आयन निकलेंगे, 1 कैटायन निकलेगा, तो कौन से में निकलेंगे, इसमें आपके 4 आयंस निकलेंगे। बाकी किसी में भी 4 आयंस, इसमें 5 आयंस है, इसमें कोई भी आयन नहीं है, इसमें 3 आयंस है ना। 4 आयंस किसमें निकलेंगे, थर्ड वाले, ठीक है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला गया आपसे वो देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे बोला गया है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इन द फॉलोइंग। सबसे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसमें होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे बोला गया नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसमें होंगे। क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है, आपका सर AgNH3 होल ट्वाइस एंड AgOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि Ag में इसमें चार्ज है +1, इसमें भी चार्ज +1 है, इसमें भी चार्ज +1 है। ओवरऑल चार्ज इसमें +1 हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज इसमें -1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब एक तो ये हो जाएगा, दूसरा आइसोमर क्या हो जाएगा AgOH होल ट्वाइस AgNH3 होल ट्वाइस। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? ये दोनों तो सेम होगा, तो मतलब आप पूरे का पूरा कन्वर्ट कर दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो अभी तो कोई आइसोमेरिज्म नहीं हुआ। नेक्स्ट एक को कन्वर्ट करो तो आपके पास जाएगा AgOH NH3, नेक्स्ट हो जाएगा AgOH NH3। अब ध्यान से समझिएगा बात को कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों न्यूट्रल स्पीशीज है। कैसी स्पीशीज है? न्यूट्रल स्पीशीज। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास एक कैटायन और एनायन हो। लेकिन दोनों स्पीशीज कैसी हैं? दोनों स्पीशीज कैसी हैं? न्यूट्रल स्पीशीज। अगर दोनों ही न्यूट्रल स्पीशीज हैं तो ये अलग अलग फॉर्म में रहेंगी, ये साथ में थोड़ी रहेंगी। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जरूरी है कि आपके पास दो कोऑर्डिनेशन ऐसे हो, मतलब कैटायन और एनायन फॉर्म हो, लेकिन ये तो है ही नहीं साथ में। और अगर साथ में नहीं है और दोनों चीजें सेम है तो सॉल्यूशन मिक्स हो गई, व्हिच मींस ये भी आइसोमेरिज्म नहीं है। सिर्फ कौन सा कोई भी इसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो आंसर विल बी 0। कोई भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स H2O, H2S, H2Se, H2TE। H2O, H2S, H2Se, H2TE। Consider the following molecules. Consider the following molecules: H2S, H2O, H2S, H2Se, H2TE। ठीक है, तो आपको following molecules देखो, H2O, H2S, H2Se, H2TE। और आपसे बोला गया है कि इसका बॉन्ड एंगल आपको बताना है। अब बॉन्ड एंगल बताने के लिए पहली चीज, फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी हाइब्रिडाइजेशन। आप पहले सबसे पहले चीज देखिए हाइब्रिडाइजेशन को, कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप स्ट्रक्चर भी देखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन तो आगे पीछे है लेकिन उसका स्ट्रक्चर लीनियर बन गया, 180 डिग्री बन गया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास? sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कोई हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? ड्रैगो कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है? ड्रैगो कंपाउंड, ठीक है ना। ड्रैगो कंपाउंड कैसे कंपाउंड है? ड्रैगो कंपाउंड। तो इन तीनों की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो उसका ऑटोमेटिकली बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा। उसका ऑटोमेटिकली बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब बाकी सब में कंपेयर करना तो किस बेसिस पे करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के बाद सेकंड पॉइंट होना चाहिए लोन पेयर। लोन पेयर इज इन नंबर ऑफ लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ही कम बॉन्ड एंगल, ठीक है, क्योंकि उतना ही ज्यादा लोन पे रिपल्शन, जितना ज्यादा लोन पे रिपल्शन उतना ही बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अब लोन पे देखिए तो सल्फर पे भी 2 लोन पे, Ase पे भी 2 लोन पे, Te पे भी 2 लोन पे, तो लोन पे फर्क आया नहीं। तो थर्ड थिंग, जब सब कुछ चेंज हो जाए तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? H2S की, उसके बाद H2S की, उसके बाद H2D की। बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड आउट बॉन्ड एंगल, कि पहले आप हाइब्रिडेशन देखिए, देन आप लोन पेयर देखिए, देन आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, ठीक है ना। ये इस वे से आप आराम से बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट इन द इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन FST 14, है ना। एंड होपफुली आपको समझ आएगा। और आपको कुछ चीजें डाउट है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम FST 14 में केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक का पार्ट डिस्कस करेंगे। मैं हूं राघवेंद्र दीक्षित। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। तो क्वेश्चन नंबर 47 में नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन में एक रिएक्शन करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ
प्रोडक्ट ए बनता है और हमें ऑप्शन में से बताना है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि प्रोडक्ट की अगर बात करें तो पहले हमें इस ग्रुप का नेचर समझना होगा। क्योंकि जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है और मेटा डायरेक्टर है, ठीक है। NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर एंड मेटा डायरेक्टर। और जो रिएक्शन है हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज कर रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन का नेम है सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फोनेशन में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल SO3 होता है और सल्फोनेशन का जो प्रोडक्ट है वो सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। चूंकि ग्रुप NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टर, तो जो सल्फोनिक ग्रुप आएगा वो मेटा पोजीशन पर आएगा और यहाँ पर NO2 और NO2 के मेटा पोजीशन पर आ जाएगा क्या, SO3H। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। और अगर आंसर की बात करें यहाँ पर तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 2, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 जीओसी के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, जिसमें कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, अबाउट आई इफेक्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 में लिखा है इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। नंबर 2, आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, बिल्कुल सही है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, जो कि लिखा है इट इज एप्लीकेबल ओनली इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड के अलावा सैचुरेटेड जो मॉलिक्यूल्स है उनमें भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कि जैसे हम लिखते हैं CH3 CH2 और OH है, ये माइनस आई लगा सकता है। कॉन्जुगेशन में है CH2 डबल बॉन्ड CH OH, तो भी ये माइनस आई ऑपरेट कर सकता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट सैचुरेटेड और जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है दोनों जगह पर देखने को मिलता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आंसर हो गया क्या, फोर्थ वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52। तो अगर क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो 52 में हमसे बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा गया है और बॉन्ड एंगल जो दिया हुआ है एक है CH3 प्लस, CH4 और CH3 माइनस, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग दिया हुआ है। अगर हम यहां पर बात करें, चूंकि कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है, प्लेनर है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये मीथेन दिया हुआ है sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं यहां पर। और अगर हम यहां पर बात करें तो 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर है और यहां पर भी जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp3 है। sp3 से ये पिरामिडल मिलता है, ये sp3 से ये टेट्राहेड्रल होता है और sp2 से ये है प्लेनर, ठीक है। तो प्लेनर में एग्जैक्टली एंगल की बात करें तो यहां पर 120 डिग्री, टेट्राहेड्रल स्टैंडर्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और sp3 से पिरामिडल के बात करें तो एंगल नियरली अबाउट 107 डिग्री होता है। तो अगर डिक्रीजिंग एंगल की बात करें CH3 प्लस, देन CH4 एंड देन CH3। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 था, यहां पर हमें मिलता है इस तरीके का ऑर्डर जो देखने को मिल रहा है CH3, CH4 एंड CH3 माइनस, जो कि
ऑप्शन 3 है। तो 52 में सी जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन में क्या है, बेंजीन दिया हुआ है और यहां पर CO प्लस HCl का हम यूज करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज किया गया है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाया है। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस गिवन रिएक्शन। तो ये गिवन रिएक्शन है क्या, तो रिएक्शन का ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन, ये जो गिवन एग्जांपल है गेटरमैन-कोच रिएक्शन का एग्जांपल है। और यहां पर अगर हम देखते हैं कि गेटरमैन-कोच में क्या है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, तो जो HCl है AlCl3 से कंबाइन होकर के AlCl4 माइनस और H प्लस बनाएगा बच्चों, ठीक है। अब CO से H प्लस कंबाइन होकर के HC_O इस तरीके के इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, बेंजीन के साथ HC_O प्लस वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है जाकर के बेंजीन से ये अटैच हो जाएगा और यहाँ पर CHO ग्रुप आ जाएगा। तो ये भी रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का ये बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। गेटरमैन-कोच रिएक्शन इसका नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए FST 14 में तो क्वेश्चन नंबर 56, पिक आउट इनकरेक्ट रिएक्शन। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर रिएक्शन की बात करें अगर हम 56 में, तो रिएक्शन हमें लिखा हुआ है, प्रोपीन गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट ऑप्शन है ये, और हमने यहाँ पर HCl मिला दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद रिएक्शन नंबर जो 2 है, यहां पर भी प्रोपीन गिवन है और HBr मिलाया है, ठीक है। और रिएक्शन नंबर 3, यहां पर भी प्रोपीन गिवन है और यहां पर हमने HBr मिलाया है, लेकिन इस बार पेरोक्साइड का यूज किया गया है, ठीक है। तो रिएक्शन नंबर 4 में लिखा है, यहां पर भी प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HI दिया हुआ है और रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है। और प्रोडक्ट की बात करें जो लिखे हुए हैं, तो प्रोडक्ट यहां पर है CH3 CHCl CH3, ठीक है। नेक्स्ट वाले में गिवन है CH3 CH2 Br। इसके नेक्स्ट ऑप्शन में जो बनाया है CH3 CH2 और Br, और लास्ट ऑप्शन में बनाया है CH3 CH आयोडीन और CH3। तो अगर यहां पर देखिए कि इनकरेक्ट रिएक्शन कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, बड़ा ही फेमस मतलब रिएक्शन है हमारी। तो अगर यहां पर देखें तो हमने क्या करना है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से HCl का डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यहां पर हो गया, जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इस तरीके से देखें तो ये रिएक्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें HBr के साथ, तो HBr के साथ जो एडिशन है, ये एडिशन भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा और उसके हिसाब से ब्रोमीन यहां होना चाहिए जैसे HCl में किया है और हाइड्रोजन यहां पर होना चाहिए। तो ये रिएक्शन क्या है, इनकरेक्ट हो गई। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर क्या है 2, जो कि सिंगल ऑप्शन है, इनकरेक्ट हमसे पूछा है। अब अगर हम यहां पर बात करें तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल,
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को हम वहां पर ऐड करते हैं जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। ये एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ये प्रोडक्ट क्या है, सही है। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये इस जगह पर पेरोक्साइड का ऐसा कोई रोल नहीं है, मार्कोनिकॉफ एडिशन ही चलेगा यहां पर, और मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से H और I और H की एडिशन इस तरीके से होगी। तो ये गिवन आंसर भी क्या है, रिएक्शन सही है। तो जो इनकरेक्ट रिएक्शन हमसे पूछा है जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। बच्चों एक बात हम आपको बताते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो सिर्फ और सिर्फ HBr में मिलता है, HCl, HF या HI जो होते हैं ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट नहीं देते हैं। पेरोक्साइड भी लिखा होगा तब भी आपको क्या है, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट ही बनाना है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 56 था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा सवाल है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो 57 में पूछ रहा है कि कुछ हमें एसिड दिए हुए हैं इस तरीके से, डबल बॉन्ड OC-OH, फिर इस तरीके से कीटो एसिड है, यहां पर C डबल बॉन्ड OH और COOH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमसे पूछा है ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ठीक है, चेक करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन से हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। हमारा डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट कहां पर होगा, कहां पर स्लो होगा, वो ऑर्डर हमें बनाना है। तो उसके पहले, इसको सॉल्व करने से पहले डीकार्बोक्सिलेशन का एक बेसिक सा सवाल करते हैं, उसी पर इसका आंसर छिपा हुआ है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि RC डबल बॉन्ड OH है, ऐसा एक एसिड लिया, ठीक है, और हमने लिया है यहां पर NaOH प्लस CaO, जिसको हम बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। आंसर तो हमें पता है, ये एल्केन बनाता है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन जो है एल्केन बनाने का मेथड है, और यहां पर जो एल्केन है कुछ हमने ऐसे लिखा। डीकार्बोक्सिलेशन है मतलब क्या है, CO2 यहां से रिमूव हो जाता है। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर इसकी थोड़े से मैकेनिज्म पर छिपा हुआ है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो हमने क्या देख रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, NaOH है भाई, ये तो एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो बच्चे आप लोग जानते हैं जब एसिड और बेस होगा तो ये क्या है, रिएक्ट कर जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे सॉल्ट में और वाटर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इस एसिड की बात करें, सॉल्ट ऑफ एसिड जो कि है RCO माइनस, अब ये क्या करता है, यहां पर एक CO2 गैस जो जिसकी लिविंग टेंडेंसी बहुत फास्ट होती है, ये यहां से क्या है, लीव करने की टेंडेंसी रखता है। लीव करने के बाद मिला R माइनस प्लस CO2। तो कहने का मतलब है हमने यहां पर बना लिया कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। अब सारी कहानी जो है इसी पर आकर के टिकती है कि जो रेट है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, it is directly proportional to stability of कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। मतलब जिसका कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर रेट ज्यादा होगा और उसमें ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी ज्यादा मिलेगी। तो सिंपल सी बात हम क्या समझ रहे हैं कि जो एसिड है, डायरेक्ट अगर हम देखें तो हमने उस एसिड का क्या है, कार्बोनाइन बना लिया, ठीक है, और CO2 को क्या है, हमने रिमूव कर दिया। तो ये 5 फैक्टर्स जो है हमें चेक करना है, इसका कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से हमारा आंसर आएगा। तो अगर हम यहां पर चेक करें तो हमने क्या किया, ठीक है, CO2 हटाने के बाद ऐसा कार्बोनाइन बना लिया, ये बन गया। अगर हम इस एग्जांपल में बात करें, ठीक है, हमने यहां से भी CO2 रिमूव कर दिया, जो यहां पर एनायन बन जाएगा। और यहां पर बात करें, CO2 रिमूव करने के बाद कार्बोनाइन इस पोजीशन पर बन जाएगा। तो देख रहे हैं चूंकि यहां पर क्या, ये SBr मतलब क्या है, स्टेबल बाय रेजोनेंस,
दिस कार्बेनाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। देख रहे हो आप कि यहाँ पर क्या है, जैसे ही मूव करेगा जैसे हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर कैसा है, O माइनस डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी इसको मिलती है। बाकी फैक्टर अगर हम यहाँ पर चेक करें तो रेजोनेंस तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको क्या मिलेगा, माइनस आई, क्योंकि सी डबल बॉन्ड O है, ये सी डबल बॉन्ड O क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा। और यहां पर जो सी डबल बॉन्ड है, ठीक है, ग्रुप तो वही है, माइनस आई ऑपरेट करेगा। लेकिन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सोर्स के पास में है ये चार्ज, यहां पर सोर्स से क्या है, डिस्टेंस दूर है, अपोजिट पोजीशन पर दिख रहा है, फोर्थ पोजीशन पर दिख रहा है। तो इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, वीक होगा, क्योंकि ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन विटरिंग से ये क्या है, चार्ज दूर बना है और ये इलेक्ट्रॉन विटरिंग के पास है। मतलब कहने का क्या है, नेगेटिव चार्ज क्लोज टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज मोर स्टेबल। जैसे यहां देख रहे हैं, यहां रेजोनेंस है, रेजोनेंस से सर्वाधिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मींस फर्स्ट वाला जो होगा, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कार्बेनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जो ईज होगा, ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सिमिलर ट्रेंड फॉलो करेगा, क्योंकि ईज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इंटरमीडिएट। तो आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो फर्स्ट आंसर है 57 का, फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। तो हम 57 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 बायोमोलिक्यूल से पूछा हुआ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, जिसमें स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, आपके दो कार्बोहाइड्रेट दिए हुए हैं, CHO ठीक है, यहां पर है CHO और CH2OH, ठीक है। यहां पर ये रहा स्ट्रक्चर OH, 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 ये रहा OH, ठीक है। यहां पर भी हम बना लेते हैं, ठीक है। यहां से पूछ रहा है कि these carbohydrates are CN epimers। ये कह रहा है ये क्या है, CN एपीमर है। और what is N, N क्या है ये आपसे पूछा है। तो सब CN है, N मतलब ये कौन से एपीमर है, C2 है, C3 है, C4 है, कौन से एपीमर है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज का आइडिया होना चाहिए कि एपीमर है क्या। तो एपीमर है क्या हम बताते हैं कि एपीमर्स आर डायस्टेरियोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ओनली अबाउट वन कायरल सेंटर। देखिए कहां पर डिफरेंट मिलता है। तो अगर हम सेकंड कायरल सेंटर की बात करें तो सेकंड कायरल सेंटर में स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, दोनों एक जैसे हैं। अगर हम थर्ड कायरल सेंटर की बात करें तो थर्ड में भी क्या है, HOH का अरेंजमेंट बिल्कुल बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही हम फोर्थ वाले कार्बन पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, OH राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब क्या हुआ, फोर्थ कार्बन पर स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है। फिफ्थ कार्बन की बात करें बिल्कुल सेम और सिक्स में भी सेम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 आर C4 एपीमर। कंपेयर करें तो n इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स टू 4 गिवन है ऑप्शन नंबर 2 पर। क्वेश्चन जो
था 61 वाला, these carbohydrates are C4 epimer and जिनका कॉन्फ़िगरेशन कार्बन नंबर 4 पर क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 जो कि पॉलीमर से पूछा गया सवाल है, और पॉलीमर में आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नायलॉन 6 पॉलीमर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, और हमसे पूछ रहा है जो ऑप्शन गिवन है कि नायलॉन 6 पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6 पॉलीमर। ठीक है, ऑप्शन गिवन है, पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर मैच करा लेंगे। तो नायलॉन 6 एक कोपॉलीमर है, बनता है एडिपिक एसिड से और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन से। ठीक है, तो इसको हम पॉलीमराइज करेंगे, बन जाएगा नायलॉन 6। नायलॉन 6 में ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। ठीक है, नायलॉन जो नेम बना है न्यूयॉर्क और लंदन के नाम से बना है, और यहाँ के साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया था, इसलिए न्यूयॉर्क के NY को लिया गया है और लंदन के LON को लिया गया है। इस तरीके से नायलॉन पॉलीमर का नामकरण हुआ। ठीक है, अब हेक्सामिथाइलिन डायमाइन की बात करें, ये क्या है, CH2 डायमाइन मींस 2 NH2 ग्रुप है, लगा दिया हमने। एडिपिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका फॉर्मूला है CH2 C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड O और OH। ये रहा हमारे सामने। अब देख रहे हैं कि एमिनो ग्रुप और एसिड ग्रुप ये क्या है, कंडेंस हो जाएंगे, और यहां से क्या है, H2O का रिमूवल होता है। ठीक है, H2O रिमूव हो गए, यहाँ पर हमने क्या N मॉलिक्यूल्स लिए, यहाँ पर भी इसके हमने N मॉलिक्यूल्स लिए, पॉलीमराइज कर रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इस तरीके से जो बन रहा है, ठीक है, जो बन रहा है उसको देखिए, CH2 और यहाँ पर रहेगा NH। ठीक है, फिर NH के बाद है C डबल बॉन्ड O, फिर जैसा लिखा है CH2 होल 4 है। अब आगे वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, इसको समझते हैं कि जो एसिड है, एसिड वाले पार्ट से क्या है, OH ग्रुप रिमूव हो रहा है, तो अगला वाला जो एसिड है उससे भी OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो हमारे लिए क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें CH2 होल 6 जो NH2 वाला पार्ट है उससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इस साइड जो NH2 इससे भी हाइड्रोजन क्या है, रिमूव हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, NH। इस तरीके से चूंकि पॉलीमराइज कर रहे हैं तो ये जो यूनिट है, इतना यूनिट है, ये बार बार रिपीट होगा, इसलिए हम लिख देते हैं इसको होल एन। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6। अब अगर हम गिवन ऑप्शन में देखें कि ऐसा स्ट्रक्चर कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर 2 में ऐसे लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से, यहां पर है NH CH2 होल 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O और होल N। ठीक है ना, बिल्कुल मैच करता हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63। क्योंकि पॉलीमर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया नायलॉन है क्या, पॉलीअमाइड होता है, तो आपको चेक क्या करना था, बेसिकली इतना सब काम करने की जरूरत नहीं थी। नायलॉन इज अ पॉलीअमाइड, तो अमाइड लिंकेज CONH ये आपको ढूंढना था, और ऐसा लिंकेज सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, बायोमोलिक्यूल से पूछा गया दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 में पूछ रहा है which of the following set of molecule give same osazone when reacted with excess of phenyl hydrazine। हमने क्या करना है,
यहां पर कुछ कार्बोहाइड्रेट दिए हुए हैं और वो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में दिए हुए हैं। फिनाइल हाइड्रोजन लिया है, फिनाइल हाइड्रोजन क्या है C6H5NH और NH2। और जब फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो ओसाजोन बनता है। ओसाजोन येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है। तब ओसाजोन जो बना रहा है वो कौन कौन से जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो सेम ओसाजोन बनाते हैं, ये हमें पता करना है। तो जो थ्योरी के टाइम पर हमने बायोमोलिक्यूल में बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा हुआ था कि ग्लूकोज, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बड़ा ही आसान सा सवाल था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मेनोज। ध्यान रखना है कभी भी सवाल आ जाए तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मेनोज फॉर्म्स सेम ओसाजोन, सेम ओसाजोन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। दोनों में सिमिलर ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज नहीं बनाते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज नहीं बनाते हैं, गैलेक्टोज एंड मेनोज नहीं बनाते हैं। जो सही पेयर है वो क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। पर इनमें से अगर कोई भी आ जाए वो उनका ओसाजोन क्या है, सेम बनेगा। अब थोड़ा सा हम इसके पीछे का मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मेनोज फॉर्म सेम ओसाजोन। इसके पीछे बस टोटोमेरिज्म का थोड़ा सा छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लेते हैं उसको। तो अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर से जाएं तो समझते हैं इस चीज को। देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लिखा हमने CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और ये है CH2OH। यहां पर हम ग्लूकोज भी बना लेते हैं, CHOOH, ये OH राइट लेफ्ट, राइट राइट, CH2OH, ठीक है, H H, ये H, और ये दूसरे टोटोमेरिक फॉर्म में भी चेंज हो जाता है। यहां पर देखिए ये क्या है, फ्रक्टोज जो कि डी फॉर्म वाला है, ये है डी ग्लूकोज एंड दिस इज डी मेनोज। तो जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का टोटोमर हम ग्लूकोज बना सकते हैं और ग्लूकोज से हम क्या है, मेनोज बना सकते हैं। तो यहां पर ये जो पोर्शन है, ये इतना स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या है, हर जगह कॉमन है। कॉमन होने की वजह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज का जो ओसाजोन है बिल्कुल सेम बनता है। जो चेंज यहाँ हो रहा है, ये चेंज कोई नॉर्मल सी बात है। इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पर ये है H और C डबल बॉन्ड O, आगे वाला पार्ट को मैंने ऐसे बॉक्स में लिखा, ठीक है, और OH। अब हम क्या करते हैं, टोटोमराइज करते हैं। चूंकि कीटो है, इनॉल में चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। जब हमने टोटोमराइज किया तो हमें मिल गया डबल बॉन्ड COH और आगे का पार्ट को हमने से इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ जो कि सेम है। ये एक इनॉल बन गया। अब ये इनॉल, चूंकि इनॉल भी टोटोमराइज हम कर सकते हैं, इस इनॉल से इस तरीके से अगर कन्वर्जन करें हम यहाँ पर तो हमें मिलता है CH डबल बॉन्ड O और CHOH, और इस तरीके से आगे वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है। तो इस टोटोमराइजेशन से
ये चेंज हो जाता है इनॉल में, और ये सेंटर हमने क्या किया है, इस सेंटर को हमने यहाँ पर कायरल सेंटर में कन्वर्ट किया है। अब ये जो कायरल सेंटर है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। क्योंकि कायरल सेंटर हमने जनरेट किया है, तो जो OH है राइट हैंड साइड पर भी हो सकता है और OH लेफ्ट हैंड साइड पर भी हो सकता है, CHO। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको टोटोमराइज करके हम जो फ्रक्टोज है इसको मैनोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनका ओसज जो क्या है सिमिलर बनता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में बस आपको याद करना रखना है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज फॉर्म सेम ओसजोन। तो क्वेश्चन नंबर 65 था जो कि बायोमोलिक्यूल से था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो है ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर अगर 69 को देखते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 69 एक गिवन एस्टर लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O O18 C2H5 एस्टर दिया हुआ है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक मीडियम है, H2SO4 लिया गया है, एक्वस H2SO4 है और प्रोडक्ट विल बी। बहुत ही बेसिक और आसान सा सवाल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से पूछा गया है और पूरा सा क्वेश्चन जो है रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड है। तो प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात हम यहां पर करें कि H2O जो कि एक्वस मीडियम है, तो हमारे पास क्या है H2O है। तो H2O क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जो एस्टर है, एस्टर में जो OR वाला पार्ट है ये लीविंग ग्रुप का लीविंग ग्रुप नेचर का होता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो लीविंग ग्रुप क्या है, लीव कर जाता है। तो अगर हम यहां पर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH2 प्लस और प्लस O C2H5 माइनस। अब चूंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर चार्ज बना हुआ है, चार्ज के फॉर्म में ना तो ये स्टेबल है ना तो ये स्टेबल है, दोनों मरेंगे, तो बोलेगा क्या है, ये इसके H को अब स्टैक कर लेते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं और न्यूट्रल होकर के CH3 C डबल बॉन्ड O और OH आ गया प्लस। अब चूंकि ये जो ऑक्सीजन है जो ग्रुप लीव कर रहा है, लिविंग ग्रुप, इस पर ऑक्सीजन क्या है 18 है, लेबलिंग किया हुआ है। हमें ही ट्रेस करना था कि जो ऑक्सीजन 18 है वो किसके साथ जाएगा, एसिड के साथ होगा या अल्कोहल के साथ होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो O18 वाला पार्ट है वो होगा अल्कोहल के साथ। तो जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5 18 हाइड्रोलिसिस के टाइम पर हमें क्या करना है, ये C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के पार्ट को ब्रेक करना है और यहाँ पर लगाते हैं हम H और ये हो जाता है OH। तो इस तरीके से हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस देख सकते हैं और ऑक्सीजन 18 विल विथ अल्कोहल। तो क्वेश्चन नंबर 69 के बाद हम ऑर्गेनिक का नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 70, जो कि बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है जिसको हेलोफॉर्म कहा जाता है। हेलोफॉर्म के साथ जो टेस्ट है ये कहां पर होगा और कहां पर नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 70 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कि हाउ मेनी कंपाउंड कैन शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपको बताना है हेलोफॉर्म कहां कहां पर पॉसिबल है। एक कंपाउंड गिवन है ये, ठीक है, दूसरा कंपाउंड गिवन है C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, तीसरा कंपाउंड जो गिवन है CH3 CHO और फिर है CH3 OH एंड नेक्स्ट है एस्टर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें कि हेलोफॉर्म कब होता है कब नहीं होता, तो हेलोफॉर्म के लिए हमने अगर कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं
तो ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा CH3 होगा, दैट कार्बोनिल कंपाउंड विल गिव हेलोफोम टेस्ट। अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल हैविंग बीटा CH3 विल गिव हेलोफोम टेस्ट। और रिएजेंट जो यूज करते हैं, रिएजेंट इज आयोडीन NOH, ठीक है, ये हेलोफोम का रिएजेंट है, ठीक है। ये गिवन कंपाउंड अल्कोहल है और अल्फा और यहां पर क्या है, बीटा पर CH3 दिया हुआ है। दिस कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ अल्कोहल विल गिव हेलोफोम टेस्ट। अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन की बात करें तो अल्फा CH3 है, ये भी हेलोफोम टेस्ट देगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा CH3 है, दिस विल गिव हेलोफोम टेस्ट। चूंकि अल्कोहल है, इसके पास अल्फा कार्बन है, अल्कोहल के केस में हमें बीटा CH3 चाहिए, हेलोफोम नहीं मिलेगा। हेलोफोम टेस्ट एस्टर में नहीं होता। हेलोफोम टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है अल्कोहल या कार्बोनिल कंपाउंड का, एस्टर या ऐसे डेरिवेटिव हेलोफोम टेस्ट नहीं देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल 1 2 3 आउट ऑफ 5 कंपाउंड 3 कंपाउंड्स विल गिव हेलोफोम टेस्ट। तो अगर आंसर के हिसाब से बात करें तो 70 में आंसर जो है ऑप्शन है वो 2 हमारा सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नंबर 76। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो सीरीज रिएक्शन से पूछा गया सवाल है। सीरीज रिएक्शंस भी कॉमन रिएक्शंस को मिलाकर के बनाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 है, अगर 76 में देखें, ठीक है, साइक्लोपेंटेनोन दिया हुआ है और इसमें HCN की एडिशन करवाते हैं और KOH लिया गया है स्मॉल अमाउंट में, ट्रेसेस है, A बन गया। फिर LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, B बना लिया और B में NaNO2 और HCl मिलाते हैं तो C बन गया। और आपसे पूछ रहा है कि कंपाउंड C क्या होगा। तो सीरीज रिएक्शन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देख रहे हैं साइनाइड का जो एडिशन है और बेस लिया हुआ है, तो बेस क्या करता है भाई, KOH प्लस HCN है, कंबाइन करके एसिड बेस बना देगा H2O और KCN। तो KCN में देख रहे हैं ना, आयनिक कंपाउंड है CN माइनस, तो KOH की ट्रेसेस रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट ही कर देगा क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बनाता है। न्यूट्रल से इसने क्या किया, चार्ज न्यूक्लियोफाइल बना लिया, HCN से CN माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब डबल बॉन्ड O पर CN माइनस न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर बन जाएगा O माइनस और CN, चूंकि पानी भी है, ठीक है, पानी है तो पिला देंगे, क्या दिक्कत है। तो पानी पिला करके हमने बना लिया क्या, CN और OH। तो ये कंपाउंड आ गया A। इस A कंपाउंड में मिलाया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट करेगा क्या, अल्कोहल को तो रिड्यूस नहीं करता, लेकिन जो साइनाइड होता है, साइनाइड को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देता है, कुछ ऐसे। अब अगला जो रिएक्शन है वो है NaNO2 और प्लस HCl का, इनकी रिएक्शन से HNO2 भी बनता है। ये डाई एजोटाइजेशन वाला रिएक्शन है जिसमें जो NH2 ग्रुप है, CH2NH2, NH2 को ये डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज कर देता है, CH2N2+। तो बड़ा ही फेमस एग्जांपल है डाइजोटाइजेशन का, जो कि आप जानते हो इस तरीके से बनेगा। अब जो कंपाउंड ये है, ये तो B बन गया। अब कंपाउंड C बनाने में थोड़ा सा हमें ट्विस्ट मिलने वाला है हमें यहाँ पर इस तरीके से। अब देख रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, लीव कर जाएगा। जैसे ही नाइट्रोजन लीव करेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज चूंकि 5 नंबर रिंग के बाहर बन रहा है, ये रिंग का एक्सपेंशन वाला केस है, तो रिंग एक्सपेंड होगा यहाँ पर। तो रिंग एक्सपेंशन किस तरीके से, इस लोन पेयर के थ्रू असिस्टेंस मिलेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा
और ब्रेक हो करके ये जो रिंग है, चूंकि अभी 5 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और डबल बॉन्ड OH प्लस। इस तरीके से एक्सपेंशन हुआ। अब चूंकि ऑक्सीजन पर चार्ज है, ऑक्सीजन चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये क्या है, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा H प्लस को हटा करके, और C जो प्रोडक्ट है वो साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 कार्बन से हमने 6 कार्बन के कीटोन में कन्वर्ट कर लिया है इसको, और बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से ही एक्सपेंशन मिलता है। आपसे अलग से भी इतना पूछा जा सकता है कि इसमें से ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 76। आंसर की बात करें तो 76 में फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर्स। अब इनमें आइसोमर कौन से नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो 78 में ऑप्शन नंबर 1 तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है, ये आइसोमर है, यहां पर पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये आइसोमर हैं। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें अगर, ठीक है, अल्कोहल है, ईथर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या है, चेंज हो रहा है। थर्ड की बात करें, थर्ड में जो पेयर दिया हुआ है, ठीक है, ईथर है, कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं। और अगर फोर्थ की बात करें, इस फोर्थ में कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे लिख दिया है, और जो दूसरा पेयर है उसको ऐसे लिख दिया गया है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही कंपाउंड है, तो कंपाउंड सेम है, यही आइसोमर नहीं है। बिल्कुल एक ही जैसा अरेंजमेंट है, सिमिलर अरेंजमेंट है, और आइसोमर में एक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, यहाँ पर ये आइसोमर नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84, गॉच फॉर्म इज लेस स्टेबल देन एंटी फॉर्म। तो कंफर्मेशन से पूछा हुआ क्वेश्चन है 84। तो अगर 84 की बात करें, स्टेबिलिटी पर बेस्ड सवाल है, और गॉच की स्टेबिलिटी कम है, गॉच फॉर्म इज लेस स्टेबल देन एंटी, ये हमसे पूछ रहा है, और ऑप्शन दिया है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है CH2OH, CH2OH, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड है CH2COOH और CH2COOH, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड ब्यूटेन, ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, इथाइलिन डाइयामाइन। ठीक है, इथाइलिन डाइयामाइन। इथाइलिन डाइयामाइन है CH2NH2 एंड CH2NH2। तो कंफर्मेशन में स्टेबिलिटी की अगर बात करें, तो यहां पर अगर हम मींस ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में और ऑप्शन अगर 4 में स्ट्रक्चर बनाए गॉच और एंटी का, तो फ्रंट कार्बन से हमने कनेक्टेड है, हमारे पास ये OH और ये H और ये H है। ऐसे ही बैक कार्बन ले लिया हमने, इसको फ्रंट कंसीडर कर लिया, इसको बैक ले लेते हैं। और बैक में क्या है, गॉच बना रहे हैं, OH H और H लिखा। अब अगर इसकी एंटी की बात करें, ठीक है, तो एंटी में OH को हम अपोजिट कर देते हैं, ये रहा इस तरीके से, ये है गॉच
और ये क्या है एंटी। चूंकि गॉच फॉर्म में देख रहे हैं, ये वाला गॉच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इथाइलिन ग्लाइकोल का गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी। सिमिलर ट्रेंड हमें सक्सिनिक एसिड में देखने को मिलता है। सक्सिनिक एसिड में भी क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, C11O और OH एंड H और C11O और OH, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल की तरीके से सक्सिनिक एसिड का भी गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सिमिलर ट्रेंड इथाइलिन डाइअमाइन में भी देखने को मिलेगा। इथाइलिन डाइअमाइन में भी इस डाइओल की तरीके से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहां पर भी। दिस इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म ऑफ दिस डाइअमाइन। यहां पर भी क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड और फोर्थ में गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी। अगर हम इस ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में क्या है, ब्यूटेन का एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो एंटी को ज्यादा स्टेबल मानते हैं। तो हम ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को भी बना लेते हैं। अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो CH3 CH2 CH2 CH3, हम इन कार्बन के अराउंड इसका जो न्यूमेन प्रोजेक्शन है बना लेते हैं। ये है CH3 H और H, इसको हमने कंसीडर किया फ्रंट कार्बन, उससे कनेक्टेड CH3 और दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो हमने यहाँ पर लगा दिए। बैक कार्बन को सर्कल से लिखते हैं और यहाँ पर क्या है, CH3 और दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, गॉच बना दिया। यहाँ पर इन ग्रुप के बीच में क्या रिपल्सन होता है, रिपल्सन की वजह से ये गॉच क्या है, कम स्टेबल होता है। वन डबल रिपल्सन है, स्ट्रेन है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इनको अगर थोड़ा दूर कर दें, दूर करने का मतलब क्या है, फ्रंट को फिक्स रख रहे हैं और जो रियर कार्बन है, बैक कार्बन है, उसको हमने थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, एंटी बना दिया, मतलब एंटी बनाना है, दो को कंपेयर करना है, एंटी। तो ऐसे केस में क्या है, ये ग्रुप दूर दूर आ गए, दूर दूर जाने की वजह से क्या है, रिपल्सन कम हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो ऐसे केस में एंटी जो ज्यादा स्टेबल था, आंसर है हमारा 3। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 85, जो कि एलिमिनेशन से पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 85 की बात करें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। आपको गिवन रिएक्शंस में बताना है कि हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट कहां पर बनेगा। और ऑप्शन के हिसाब से देखें, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये है क्लोरीन और लिया है यहां पर अल्कोहलिक KOH। ये KOH अल्कोहलिक है, एलिमिनेशन करेगा और E2 होगा। E2 का जो मेजर प्रोडक्ट है वो ZZF एल्कीन बनता है। और हम बना सकते हैं कि अल्फा कार्बन है और बीटा है, तो बीटा का H जाता है और अल्फा से जो है क्लोरीन निकल जाता है। इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरीके से होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ZZF एल्कीन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है जो कि ZZF है। ये जो गिवन एल्कीन है क्या है, ZZF है। ठीक है, अगर 2 की बात करें Br और QH अल्कोहलिक यहां पर भी लिया गया है। उसी तरीके से एलिमिनेशन हम यहां पर भी करेंगे। ये अल्फा और बीटा पर एक H है, इसको हटाकर अल्फा बीटा के बीच में क्या है, हमें डबल बॉन्ड बना देना है। ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ZZF है, ZZF प्रोडक्ट है। अगर हम इस 3 की बात करें
तो 3 वाले केस में क्लोरीन, और अब की बार जो बेस है वो है CH3O माइनस। अब बच्चों यहां पर देखिए, ये तो OH माइनस दिख रहा है, यहां पर बल्कि बेस आ गया। तो बल्कि बेस जो होता है ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से, मतलब यहां से तो H नहीं निकाल पाता, लेकिन जो कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहां से H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और ऐसे केस में जो प्रोडक्ट है वो बनता है हॉफमैन एल्कीन। यहां पर जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो क्या है? हॉफमैन एल्कीन। कि बल्कि बेस है, वो जो हिंडर्ड हाइड्रोजन है, मतलब वहां पर इसका अप्रोच क्या डिफिकल्ट है, तो जो सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा वहां से इस H को क्या है आसानी से अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो हॉफमैन एल्कीन बनने की कुछ केसेस है, जैसे आपका लीविंग ग्रुप जैसे बल्कि हो, या बेस बल्कि हो, या लीविंग ग्रुप पुअर है जैसे फ्लोरीन दिया है या OH वगैरह है, ऐसे केसेस में हम हॉफमैन एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस रिएक्शन में बल्कि बेस होने की वजह से इसका प्रोडक्ट क्या है? हॉफमैन एल्कीन। फिर ऑप्शन नंबर जो 4 है, यहाँ पर OH दिया हुआ है और हम क्या करते हैं, इसको H प्लस के साथ हीट करते हैं। बिल्कुल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सेटजेफ एल्कीन बनाता है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी एलिमिनेशन की कैटेगरी में आता है, जो कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की तरफ से बन के होता है। यहाँ पर क्या है, कार्बोकैटायन हमने जो बनाया है इस तरीके से, और ये कार्बोकैटायन यहाँ से H को हटा करके एल्कीन फॉर्मेशन करता है। अल्कोहल को एसिडिक की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो प्रोडक्ट एल्कीन बनता है, और एल्कीन जो है यहाँ पर भी ये सेटजेफ ही होता है। तो जो ये था FST 14 का ऑर्गेनिक वाले पार्ट का डिस्कशन। थैंक यू।